नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है मुँह बोला रिश्ता। दीपावली उत्सव का आखिरी दिन भी आ पहुंचा है। अभी अभी भाई दूज की कथा सुनकर गुड़िया ने बबलू को टीका कर उसे पैसे वसूले हैं। उमेश मेरे पति ने चुपके से उसने ही पैसे बबलू की जेब में डाल दिए ताकि उसका फूला मुंह उतर जाए और गुड़िया को भी बुरा न लगे। मैंने अपने भाई के लिए सूखे नारियल को टीका किया। हालांकि जानती हूँ कि यह नारियल अमेरिका में बैठे मेरे भाई तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन यह परंपरा है। चलिए आपका नाश्ता लगा दूँ। रस्म से निपट कर मैंने उमेश से कहा। रुक जाओ, झुमरू आता ही होगा, उसके साथ ही नाश्ता करूँगा। मुझसे ज़्यादा उमेश की नज़रें दरवाजे पर टिकी हैं। रक्षाबंधन होना या भाई दूज, झुमरू सुबह सुबह अपने गांव से 2-3 बसें बदल कर मुझ तक पहुँचना नहीं भूलता। मैंने बचपन में मुँह बोला भाई बनाया, क्या था खुद ही बन बैठा था वह, और उस रिश्ते को आज तक पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा है। मेरे मामा एक गांव में रहते थे। माँ रक्षाबंधन और भाई दूज पर उनके पास जाया करती थी। मैं भी साथ जाती। मामा का बेटा मोनू 6-7 साल का था और तब गांव में कुछ छोटे बच्चों की टोली में शरारतें करते फिरता था। झुमरू उस टोली का मुखिया, वह भी मोनू तरह मुझे जीजी जीजी कहकर तोतली भाषा में बतियाता। एक बार माँ मामा को राखी बांध रही थी और मैं मोनू को। तभी झुमरू भी मचल पड़ा, जीजी हमें भी राखी बांध दो ना, हमारी तो कोई बहना नहीं है, हमें कोई राखी नहीं बांधता। उसके मासूम निवेदन को मैं ठुकरा न सकी और मैंने उसे राखी बांध दी। ला मेरा नेग, मैंने मजाक में उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वह भाग कर गया और थोड़ी देर बाद एक टोकरी में कुछ अमरूद लाकर बोला, लो जीजी नेग, ताजे ताजे तोल कर लाया हूँ उस तुम्हारे लिए। उसके भोलेपन पर मुझे हंसी आ गई। वैसे उसका असली नाम समीर सिंह राजपूत था, मगर उसे उसके मस्त मौला अंदाज की वजह से सब उसे झुमरू कहकर बुलाते। पहले पढ़ाई की व्यवस्था और फिर शादी होने की वजह से मेरे मामा के घर जाना छूट गया। 3 साल पहले गर्मियों में मोनू की शादी पर गई थी। उमेश और बच्चे नहीं गए थे। उन्हें गांव की शादी में जाकर वहां रुकना असुविधाजनक लगा था। मैं शादी की रस्म के समय आंगन में खड़ी थी, तभी पीछे से कड़क आवाज़ आई, अरे जीजी, लगन क्या हुआ, भूल गई अपने भाई को? मैं हड़बड़ा गई। लंबा तगड़ा ढील ढाल देहाती मगर रोबीला व्यक्तित्व, पर आंखें वही सादगी और मासूमियत भरी। कौन, झुमरू? तुम कैसे हो भाई? तब सालों बाद देखा था झुमरू को। उस दिन उसने बचपन की तरह ही खूब बातें की। पहले ढेर सारी शिकायतें, अपनी शादी में उसे न बुलाने की नाराज़गी, फिर मेरे मनाने पर झूठा गुस्सा छोड़कर अपनी राम कहानी सुनाना। उसकी सीधी सपाट सहज बातों ने एक बार फिर मन मोह लिया था। जीजी, अब मैं वह छोटा झुमरू नहीं रहा। पूरी खेती बाड़ी संभाल ली है मैंने। अपना पता दे कर जाना, इस बार तुम्हारे घर आकर ही राखी बंधवाऊंगा। जीजा जी से भी मिलना हो जाएगा, उन्हें भी पता चले कि उनका एक साला है, भले ही गांव में रहता हो। झुमरू की पते वाली बात को तो मैं वहीं गोल मोल कर गई। अगर वह तूफान सच में घर में धमक पड़ा तो क्या कहूँगी उमेश से? कौन है यह, मेरे मामा का पड़ोसी या मेरे बचपन का मुँह बोला भाई? वे कहेंगे इतने साल की शादी में कभी इस भाई का जिक्र नहीं आया, तो अब अचानक से कहाँ से पैदा हो गया? पता नहीं क्या सोचेंगे वे। मन में अगर मगर शंकाएं पनपने लगी थी, सर वाली जो ठहरी। शादी से निपटने के बाद मैं झुमरू को बिना बताए दिए चोरी छुपे निकल आई। सोचा सामना हुआ तो इतनी बातें हुई, वरना कहाँ किसी को इतनी फुर्सत की अपना काम धंधा छोड़कर बचपन का एक मुँह भोला रिश्ता निभाने चला आए। मगर मेरी यह सोच तब भ्रमित साबित हुई जब रक्षाबंधन पर उसे सचमुच अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। फिर वही शिकायतें, जीजी तुम तो बड़ी झूठी निकली, बिना मिले बिना पता दिए चली आई गांव से। पहले तो हमें बहुत बुरा लगा, मगर फिर सोचा शायद लगन की भागदौड़ और घर जल्दी लौटने के चक्कर में भूल गई होगी, सो हम ही तुम्हारा पता खोज कर आ गए। चलो जल्दी से राखी बांध दो और कुछ खिला दो, सुबह से कुछ नहीं खाया। सोचा था राखी बंधवा कर अपनी जिद्दी के साथ खाएंगे। झुमरू एक ही सांस में बोलता चला गया। उसके इस अप्रत्याशित आगमन से मैं असहज हो गई थी। गनीमत थी कि उमेश घर पर नहीं थे, वरना स्थिति संभालनी थोड़ी मुश्किल हो जाती। भाई दूज पर आने का वादा देकर झुमरू चला गया। अपनी समझ से क्या क्या नहीं लाया था वह सौगात में, फल, अनाज, ताज़ा गुड़, शक्कर और घर की बनी मिठाइयाँ, पर मैं उसे कुछ न दे सकी। उमेश आते ही इतना सब सामान देकर चौंक पड़े।
मैंने उन्हें झुमरे से जुड़ी कहानी कह डाली। वो अनमने हो गए। देखो, तुम ही अपना मुंह बोला रिश्ता अपने तक ही सीमित रखना। मुझसे कुछ उम्मीद मत करना उसे साले का दर्जा देने की। तब से हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर झुमरू मेरे पास आने लगा। वह आता, रस्में निभाता, जी भर बतियाता और अपने जीजा जी से मिलने की चाह लेकर वापस चला जाता। उमेश को उसका आना जरा भी अच्छा नहीं लगता। एक अनपढ़ गंवार किसान साथ बैठना, बातें करना उन्हें अपनी शहरी रुतबे के खिलाफ लगता। कई बार इस बारे में हमारी बहस भी हो चुकी थी। उनके हिसाब से झुमरू हमारे शहरी स्टेटस के कारण हमसे रिश्ता बना रहा था ताकि भविष्य में हमसे अपना कोई काम निकाल सके। अतः झुमरू के आने से पहले ही वे कोई न कोई बहाना बनाकर इधर उधर हो जाते। जब वह उमेश की अनुपस्थिति के बारे में पूछता तो मेरी चोर नज़रें ज़मीन में गड़ जाती। वे तो बहुत रुकना चाहते थे, मगर एक ऐसा ज़रूरी काम आ गया कि झूठे बहाने करती मेरी ज़बान हकला जाती। हमारे दिन सुकून से गुजर रहे थे, मगर 3 महीने पहले विवादों की एक ऐसी आंधी आई जिसने हमें पूरी तरह हिला दिया। मेरे ससुर ने हमारे शहर के बाहर कुछ ज़मीन ली थी। सोचा था वह ज़मीन बुढ़ापे में सहारा देगी, मगर उनकी उम्मीदें पर उस वक्त पानी फिर गया जब पता चला कि ज़मीन पर किसी ने अवैध कब्जा जमा लिया है। पिताजी मामला निपटाने हमारे यहाँ आ गए। उन लोगों से बातचीत की कोशिश की तो पता चला कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग थे जिसे निपटना हम लोगों के बस की बात नहीं थी। एक दिन भावावेश में आकर पिताजी उन लोगों से बात करने अकेले ही निकल पड़े। उमेश को पता चला तो वे भी उनके पीछे चले गए। बहस हाथापाई में तब्दील हो गई। उन दरिंदों ने बूढ़े पिताजी का भी उम्र का लिहाज नहीं किया। दोनों को काफ़ी चोटें आईं। हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उमेश तो फिर भी खतरे से बाहर थे। पिताजी के सिर पर लगी चोट से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनका खून की ज़रूरत थी, मगर उनका ब्लड ग्रुप आसानी से मैच नहीं हो रहा था। कहने को तो खून के कई रिश्ते थे, मगर सब दूर दूर। उमेश के बहुत से दोस्त भी थे। वे आए, हाल चाल पूछकर, गेट वेल सून का कार्ड लगाकर एक गुलदस्ता भेंट करने की औपचारिकता निभाकर चले गए। सगे संबंधी और दोस्तों के असली रंग देखने बाद भी ना जाने क्यों उसकी बातों पर अभी भी दिल को भरोसा था। उसका मरते दम तक रिश्ता निभाने वाला वादा। उस वादे की परीक्षा घड़ी आ गई थी। मैं झुमरू को संदेश भिजवाया और वह 3-4 घंटे के अंदर अपने गांव से 20-25 लोगों की फौज के साथ चिरपरिचित तूफानी अंदाज में आ धमका। उसे मुझसे फिर शिकायत की, इतना कुछ हो गया जीजी, तुमने अब संदेशा भिजवाया? क्या अपने भाई पर जरा भी भरोसा न था? मेरी आंखें भर आईं। ना जीजी, फिक्र ना करो, अब मैं आ गया हूँ तो सब संभाल लूँगा, तुम बस जरा धीरज रखो। उसके इन आश्वासन भरे शब्दों ने मेरे बिखरे वजूद को पुनः खड़ा कर दिया। उन लोगों को तो मैं देख लूँगा, पहले बाबूजी के लिए खून का इंतजाम करते हैं। उसने अपने साथ आए लोगों के ब्लड टेस्ट करवा दिए। 2 लोगों का ब्लड ग्रुप पिताजी के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया। 3-4 दिनों के अंदर गांव वालों के सहयोग से ना जाने कैसे उसने हमारी ज़मीन भी खाली करा ली और पुलिस केस को भी निपटा दिया। पिताजी अब खतरे से बाहर थे। उमेश भी ठीक हो रहे थे। पिताजी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने तक वह साई की तरह हमारे साथ बना रहा। सारा समय पिताजी के पास बैठा रहता और अपनी भोली बातें सुनकर दिल बहलाता रहता। उन्होंने तो उसे अपनी बेटे की संज्ञा दे डाली। उमेश उसे आंख नहीं मिला पा रहे थे। अपनी सोच पर भी बहुत शर्मिंदा थे। जिस मोह बोले रिश्ते के पीछे उन्हें कोई स्वार्थ नजर आता था, वही रिश्ता मुसीबत में काम आने की वजह से सगे से भी बढ़कर हो चला था। झुमरू अब हमारे घर में एक सम्मानी दर्जा पा गया था। वह आता तो उमेश उसकी खूब आवाभगत करते, साथ बैठते, हंसी मजाक करते, उससे एक दिन रुकने का आग्रह भी करते। मगर इस बदलाव से बेखबर वह तो पहले वाला झुमरू था। शुद्ध निस्वार्थ भाव के लिए अपनी जीजी से टीका कराने आया छोटा भाई, जिसके लिए इन बातों का होना या न होना एक समान था। कभी कभी सोचती हूँ, यदि हमारे जीवन में वह विपदा नहीं आती तो क्या उमेश झुमरू का साफ दिल देख पाते? क्या उसे अपनी जीजी के घर वह सम्मान मिल पाता? आज की कहानी मुंह बोला रिश्ता दीप्ति मित्तल द्वारा लिखी गई है। यदि आपको यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़
लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।